साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका खेत खलिहान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। तो हमेशा की तरह आपके खेत और आपके खलिहान से जुड़ी हुई तमाम नई नई जानकारियों के साथ हम उपस्थित हैं। और आज हम बात करेंगे अंगूर की खेती के बारे में। जी हां, अगर आप अंगूर की खेती करना चाहते हैं या फिर आप अंगूर की खेती कर रहे हैं तो आज हमारी रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कैसे एक किसान ने सेब की खेती की और कामयाबी हासिल की, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको हमारी आज की रिपोर्ट ज़रूर देखनी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खेत खलिहान की। खेत खलिहान में आज हम बात करेंगे अंगूर की खेती के बारे में। जी हाँ, अंगूर जितना खाने में स्वादिष्ट है उतना ही संवेदनशील फल है। ऐसे में किसानों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, खास तौर पर जिस तरीके से मानसून भी दस्तक देने वाला है। किस तरीके से आप अंगूर की खेती में सावधानी बरतें, अपने फलों को कैसे सुरक्षित रखें, किस तरीके से कीट और इसके अलावा बीमारियों से बचाएं, आइए बात करते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अंगूर के बारे में। और अंगूर जो कि हमारे उत्तर भारत के प्रदेशों में होता है, जो कि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जिसको समशीतोष्ण अवस्था भी बोलते हैं। यहाँ क्योंकि अंगूर एक विशेष परिस्थिति में होता है, सर्दियाँ आती हैं, सर्दी के बाद और गर्मी में थोड़ा वक्त होता है, जो कि जून तक उसको समय मिलता है कि अंगूर के दानों को बढ़ने का, उनकी गुणवत्ता में सुधार करने का। हमारे किसान भाइयों को अंगूर को उसी अवस्था में तोड़ना चाहिए जब अंगूर अच्छी अवस्था में पककर तैयार हो जाए, क्योंकि उससे अंगूर का बाज़ार भाव भी निर्धारित होता है और जो अंगूर है उसकी गुणवत्ता में भी सुधार होता है, और जो उसका जो भंडारण है, उसका प्रसंस्करण है, वो सब उसी के ऊपर आधारित होता है। इसलिए जो हमारा उत्तर भारत है, यहाँ विशेषकर मैं सबसे पहले बताना चाहूँ कि यहाँ कुछ ही प्रजातियाँ हैं जो कि यहाँ की जा सकती हैं, जो कि छोटी अवधि में की जाती हैं। जैसे कि परलेट है, हमारा फ्लेम सीडलेस है, और पूसा सीडलेस है, पूसा उर्वशी है, पूसा नवरंग है। ये कुछ प्रजातियां हैं जो कि कम से कम 85 से 90 से 95 दिन में पक करके तैयार हो जाती हैं। लेकिन इन दिनों की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ जब अंगूर के पकने की बात आती है तो उसमें दो विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मिठास और खटास। उसी पर उसकी पकने की जो उसका निर्धारण किया जाता है, जिसमें हम रिफ्रैक्टोमीटर से माप तय करते हैं कि उसमें जो मिठास है तकरीबन 16 से 18 डिग्री ब्रिक्स होना चाहिए, और खटास है तकरीबन 0.6 से 0.8% तक होनी चाहिए। और यदि ये मात्रा मिलती है तो हमारे किसान भाइयों को ये अंगूर हैं उनकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए। उसके साथ में यदि अंगूर जूस के लिए किया जा रहा है तो उनको थोड़े कम मात्रा पर भी अंगूरों की तुड़ाई की जा सकती है, जैसे कि 12 से 13 डिग्री ब्रिक्स आता है। तो इन दो चीज़ों को ध्यान रख करके हमारे किसान भाई यहाँ जो अंगूर की प्रजातियाँ उनको तोड़ सकते हैं और बाज़ार में उनको बेच सकते हैं या और प्रसंस्करण के लिए भी दे सकते हैं। किसान भाइयों, क्योंकि ये जो समय है, कुछ प्रजातियों में तो वेराइजन स्टेज होती है, जबकि कलर ब्रेक स्टेज भी उसको बोलते हैं। और इस स्टेज में जो अंगूर है, अंगूर में कलर डेवलपमेंट शुरू होता है, चाहे वो सफ़ेद रंग की वैरायटियाँ हों, चाहे वो काले रंग की वैरायटियाँ हों। काले रंग की प्रजातियों में उनका जो कलर है रंगीन कलर की तरफ जाता है, जबकि सफ़ेद रंग की प्रजातियों में उनका जो गहरे हरे रंग के को छोड़ करके थोड़ा सफ़ेद और पीलेपन की तरफ जाता है। और ये उसको दर्शाता है कि अंगूर की प्रजातियाँ पकने वाली हैं। इसीलिए इसमें मैं बताना चाहूँगा हमारे किसान भाइयों को कि इसमें कैसे अंगूरों की गुणवत्ता को हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि समय कम है, 85 से 90 दिन यहाँ मिल पाता है। तो इसीलिए सबसे पहले अंगूरों में यहाँ डोरमेक्स का स्प्रे किया जाता है, जिससे कि 15 दिन पहले ही ये जो बेलें हैं वो फूट जाती हैं। लेकिन अब इस समय अंगूर को जल्दी से जल्दी पकना चाहिए और मानसून से पहले, यानी कि उनकी हम जिससे कि तुड़ाई कर सकें और विभिन्न समस्याओं से भी बच सकें। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जो हमारे अंगूर हैं उसमें इथ्रेल नाम का एक जो हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है उसका छिड़काव करें। इसमें जो प्रजातियाँ हैं, जैसे कि हमारा परलेट है, फ्लेम सीडलेस है, ब्यूटी सीडलेस है और पूसा सीडलेस है, इन प्रजातियों में जो इथ्रेल की मात्रा को
500 ppm के घोल बना करके इनके गुच्छों पर छिड़काव करने से इसमें जो दाने हैं जल्दी पक जाते हैं, उसमें मिठास की मात्रा भी बढ़ जाती है, जो कि हम बोलते हैं कि 18 डिग्री ब्रिक्स होना चाहिए। और ये इसके नहीं करने से अंगूर में ये होता है कि हमारे थोड़े अंगूर जो हैं खट्टे रह जाते हैं और देर से पकते हैं। देर से पकने का कारण ये है कि यदि देर से अंगूर पकते हैं, मानसून आ जाता है, बारिश आ जाती है, तो सारे जो अंगूर के दाने फट जाते हैं, उनकी गुणवत्ता कम हो जाती है, जिससे हमारे किसान भाइयों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे जो भी किसान भाई यहाँ इसकी खेती करते हैं, उनको जब भी अंगूर में वेराइजन की स्टेज हो, जब कलर ब्रेक की स्टेज आती है, तो उनको इथेनॉल 500 ppm का घोल अंगूर के जो गुच्छे हैं उन पर छिड़काव करें, जिससे उनकी गुणवत्ता को आसानी से बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, क्योंकि ये गर्मी का महीना है, तो अंगूर के जो बाग हैं उनकी देखभाल भी एक विशेष स्थान रखती है, जिसमें कि मैं 2-3 चीज़ों को बताना चाहूँगा। इन गर्मी के सीज़न में, क्योंकि एक तरफ तो बहुत ज़्यादा तापमान होने की वजह से जो बेलें हैं उनको पानी की आवश्यकता भी होती है, दूसरे इस समय में ही अंगूर के पकने की जो शुरुआत भी होती है, इसीलिए इस पानी का बहुत ही एक अच्छी तरह से उसका व्यवस्थित तरीके से हमें बेलों को देना चाहिए। हम कहते हैं कि ड्रिप इरिगेशन, यदि धीरे धीरे ड्रिप इरिगेशन देते हैं इससे पहले समय, पकने से पहले समय या वेराइजन के समय में, तो उसमें जो दाने का आकार है, गुणवत्ता उसकी काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। जब लेकिन वेराइजन का स्टेज जब आता है, कलर ब्रेक का स्टेज आता है, तो मैं हमारे किसान भाई को सुझाव देना चाहता हूँ कि उनको जो बाग है, अंगूर के बाग हैं, उसमें सिंचाई बिल्कुल रोक देनी चाहिए, जिससे कि जो पौधों में जो मिठास है वो आसानी से बढ़ जाता है। और यदि हमारे किसान भाई सिंचाई कर देते हैं तो उससे जो अंगूरों में जो मिठास है बहुत कम हो जाते हैं, अंगूर खट्टे रह जाते हैं। दूसरे साथ साथ में, क्योंकि ये गर्मी का महीना होता है, गर्मी से जो उनका जो छिलका है सख्त हो जाता है, और एकदम से सिंचाई का पानी देने से जो अंगूर के दाने हैं उसमें फटने की प्रवृत्ति भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हुए कम से कम पानी दें और वेराइजन की स्टेज के बाद में पानी को बिल्कुल रोक दें। और एक और हम बता सकते हैं कि जो यहाँ पे जो अंगूर होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो गुच्छे होते हैं वो ढके होते हैं, और उसके कारण जो भी रंगीन जो प्रजातियाँ हैं उसमें रंग का जो डेवलपमेंट है, जो उत्पत्ति है, वो काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए हमें गुच्छों को सूर्य की रोशनी की तरफ भी रखना चाहिए, जिससे कि उसमें जो कलर है उसको हम आसानी से अच्छी तरह से बना सके। तो इन चीज़ों को ध्यान रख करके जो इसमें जो क्रियाएं की जा सकती हैं उसमें गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है, और जो अंगूर का जो स्वाद है उसको बनाए रखा जा सकता है। जब अच्छी फसल मिलती है तो किसान को बहुत अच्छी पैदावार भी मिलती है, अच्छी गुणवत्ता होने से बाज़ार भाव भी अच्छा मिलता है। लेकिन इसी बीच में इसमें बहुत सारी समस्याएं आती है, जैसे कि बीच में कभी कभी इसमें देखा गया था कि थ्रिप्स की समस्या आती है। थ्रिप्स की समस्या आने से इसके जो फल हैं उसमें काले काले धब्बे बन जाते हैं, जो कि अंगूर के दाने के आकार बढ़ने के साथ साथ ही उनका आकार भी जो बढ़ता जाता है, तो उनका दानों का जो आकार, जो धब्बे हैं, उनका आकार बढ़ने से उनकी गुणवत्ता बहुत कम हो जाती है। तो इसके रोकथाम के लिए जब दाने छोटे होते हैं उसमें सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना चाहिए। दूसरा, इसी समय में यहाँ जो कुछ इंसेक्ट, जो कीड़े जो कि पत्ती को खाने वाले होते हैं, जो पत्तियों में छिद्र बना देते हैं, यदि जो कीड़ों का प्रकोप यदि होता है तो पत्तियों में छिद्र बनाने से उनका जो भोजन बनाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, वो सीधे तरह प्रभावित करते हैं अंगूर के दाने के डेवलपमेंट को, तो इसीलिए दानों का आकार भी कम हो जाता है। इसलिए ये दो समस्या हैं जो कि हमारे उत्तर भारत में आती हैं, क्योंकि ये गर्मी का महीना है, इसलिए और ज़्यादातर समस्या नहीं आती, जिसको कि हम बोल सकते हैं पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है, एंथ्रेक्नोज है। ये जो ज़्यादातर समस्याएं हैं वो बारिश आने के बाद ही शुरू होती हैं, और उन समस्याओं के लिए निदान हमें इसके बाद ही करना शुरू होना चाहिए। इसीलिए जो यदि पत्ती खाने वाले यदि कीट आते हैं उसके लिए भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड, जिसको कि हम बोलते हैं इमिडाक्लोपिड, को 3 ml 10 लीटर पानी में घोल के छिड़काव से हम दोनों ये जो कीड़े हैं उनकी हम आसानी से रोकथाम कर सकते हैं। और एक जो समस्या और मैंने अभी बता रहा था कि ये समस्या कभी कभी आ जाती है, कुछ जो प्रजातियां हैं जिनके छिलके बहुत पतले होते हैं, और कभी कभी कुछ बारिश आने की वजह से, क्योंकि जब बारिश का जो पानी होता है दानों पे यदि वो रुकता है तो जो दाने होते हैं उस पानी को अपने अंदर सोख लेते हैं, और जब पानी अंदर जब दानों में जाता है तो एकदम से जो उनका जो छिलका है उसको प्रभाव को सहन नहीं कर पाता है, और जो दाने फट जाते हैं। इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान रखते हुए हमारे किसान भाइयों को एक साथ में पानी नहीं देना चाहिए।
और हल्का हल्का पानी देने से जो ये प्रभाव है उसको भी कम किया जा सकता है। इस तरह से हम देखभाल करके हमारे जो बाग हैं उनसे अच्छी पैदावार ले सकते हैं, अपने गुणवत्तापूर्ण जो अंगूर हैं उनकी पैदावार कर सकते हैं, चाहे वो हमारे बीज रहित हों चाहे बीज वाले अंगूर हों। लेकिन इसमें एक जो विशेष जो हमें ध्यान रखने वाली जो बात होती है कि हम शीघ्र पकने वाली प्रजातियों को लगाएं, जिसमें कि जो उनका मानक है जो कि 18 डिग्री ब्रिक्स तक होना चाहिए, जो मिठास है वो आने पर उसकी तोड़ाई करें और उसको बाज़ार में बेच सकते हैं। तो अभी आपने खट्टे मीठे अंगूर के बारे में जाना। जिन किसानों ने अंगूर की खेती की है उन्हें इस समय किस तरह की बातों का ध्यान रखना होगा। और इसी के साथ ही अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक किसान ने सेब की खेती की और कामयाबी हासिल की। छोटा सा ब्रेक, देखते रहे खेत खलिहान। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद खेत खलिहान में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे किसान ने जिसने मुख्य रूप से सेब की खेती को अपनाया। सेब की खेती की बात करें तो हिमाचल के सेब काफ़ी प्रसिद्ध हैं, लेकिन इस किसान ने न सिर्फ देसी नस्लें बल्कि विदेशी नस्लों का भी इस्तेमाल किया और इससे फ़ायदा ये हुआ कि इनके सेब की मांग काफ़ी ज़्यादा रही, न सिर्फ घरेलू तौर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका इन्होंने ध्यान रखा और जिससे इन्हें कामयाबी मिली। हरी भरी पहाड़ी पर बनी ये खूबसूरत इमारत कोई रिसोर्ट या होटल नहीं बल्कि एक घर है। घर भी किसी उद्योगपति या फिल्म स्टार का नहीं बल्कि एक किसान का। हमारे देश में किसान के पास ऐसा घर होना दिवा स्वप्न की तरह है, लेकिन भगत सिंह ने इस दिवा स्वप्न को सच कर दिखाया है, वो भी खेती की कमाई से। भगत सिंह जिला शिमला के अंतर्गत आने वाले गांव डहाल में रहते हैं। सेब उत्पादन उनका एकमात्र व्यवसाय है। पहाड़ी के ढलाव पर दूर तक फैले सेब के बाग उनकी लगन, मेहनत और काम के प्रति उनकी निष्ठा का जीता जागता उदाहरण है। भगत सिंह के पास सेब के फिलहाल 40 से 50 वैरायटी हैं। इन बागों में आपको देसी पेड़ तो मिलेंगे ही, अमेरिका, फ्रांस और इटली से लाई गई किस्में भी मिल जाएंगी। आज मेरे पास 7000 पौधे हैं। मैंने जमीन खरीदी है जिसमें मैंने सारे, अब मैंने केवी के रोडू की इमदाद से मेरे को पौधे मिले हैं। अब मैंने सारी नई वैरायटी जिसमें कि अमेरिका से पौधे आए वो भी मेरे पास है, फ्रांस से आए वो भी मेरे पास है, इटली से आए वो भी मेरे पास है, जिसमें 25, 30, 40 वैरायटी मेरे पास है। भगत सिंह ने स्थित कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया। जितनी भी जानकारी है इसको मैं केवी के रोडू से लेता हूँ, जिसमें डॉक्टर कायद जी का बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का भी हमें पूरा सहयोग मिलता है। और हर जानकारी को मैं इनसे लेते रहता हूँ, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा जैसे नाम है बीमारी के ये दवाइयों को इतनी ज़्यादा, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं सिर्फ 10वीं तक पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए जितने भी
कोई केमिकल है या कोई दूसरी चीज़ है, तो इनको पूछ करके मैं सारा काम करता हूँ। तो जो हमारा जो यहाँ पे जो कार्यक्रम है, वो जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र का मैंडेट है, उस हिसाब से कार्य करते हैं। जो इसका जो मेन बेट है, एक तो मतलब कि ऑन फार्म ट्रायल, जिससे हम क्या करते हैं, अलग अलग बगीचे में जाके मतलब कि टेस्टिंग करते हैं कि कौन सी दवाइयाँ या वैरायटी का किस क्षेत्र में ज़्यादा सूटेबल है, उसी टेस्टिंग को उसको रिकमेंड करते हैं। फिर है अवेयरनेस प्रोग्राम। तो अवेयरनेस प्रोग्राम क्या है, हमारे जितने जिला के किसान हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हमारे पास नेशनल लेवल पे है, चाहे यूनिवर्सिटी की है, उसको अपने किसान के खेतों तक उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसी तरह हम फिर फील्ड विजिट करते हैं कि हमारे मतलब कि किसानों को किस चीज़ की समस्या आ रही है। तो उसके तहत हम उनको ऑन स्पॉट सोल्यूशन करते हैं कि वहाँ जो दिक्कत आ रही है उनको बताते हैं कि इस समस्या के लिए ये समाधान करो। इससे हमारे किसानों को उसको बहुत सारा फायदा मिलता है। भगत सिंह को शुरू से ही खेती का शौक था। हालांकि पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने नौकरी भी की और कई दूसरे व्यवसाय भी, लेकिन न नौकरी में उनका मन लगा और न ही दूसरे व्यवसाय में। लिहाजा धरती पुत्र धरती की गोद में लौट आया। भगत शारीरिक रूप से काफी मजबूत हैं। किसान के तौर पर उनका स्वास्थ्य बड़ा वरदान साबित हुआ। 75 साल की उम्र में आज भी वो सुबह से शाम तक बागों में पसीना बहा लेते हैं और खेती को ही दुनिया का सबसे अच्छा पेशा मानते हैं। हमारे पहाड़ी इलाके में इससे बड़ी इंडस्ट्री कोई है ही नहीं है। हमारा इसके ऊपर इतनी इनकम है जो कि हम बता नहीं सकते। काफ़ी अच्छी इनकम है, ये हम इसमें मेहनत करेंगे। अब हमारे केबीके के डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे, इन्होंने हमें बड़ी इमदाद की है। साथ में हमारे हॉर्टिकल्चर से HDO साहब है, उन्होंने हमारे इमदाद की है। इस साल मेरे को लगभग 2000 पौधे इन्होंने दिए हैं, चाहे वो इटली से मंगवाए हैं, चाहे वो फ्रांस से मंगवाए, चाहे कुछ डिपार्टमेंट से मिले। अब मेरे को इतना शौक़ हो गया कि मैं इसके सिवा दूसरा काम नहीं करता, क्योंकि मेरी इस टाइम 75 साल शुरू हो गई है उम्र। अभी भी मैं 5 बजे उठ के रात के 7 बजे तक मैं काम करता हूँ। अच्छे किसान होने के साथ साथ भगत सिंह अच्छे इंसान भी हैं। वो दूसरे किसानों को मुफ्त में अलग अलग किस्मों की कलम उपलब्ध करा रहे हैं। उनका दावा है कि अब तक वो हजारों किसानों को बिना पैसे लिए कलम दे चुके हैं और आगे भी इस काम को जारी रखेंगे। मैंने अपनी गरीबी को देख के अब मैं जो मेरे पास स्टिक आती है मैं फ्री में देता हूँ, बल्कि और बागवान इन कलमों की कीमत 50 रुपए से लेकर 100, 200, 300 तक मैं अखबार के माध्यम से बोलता हूँ, सबको वो लिखता हूँ, जो भी आपको बड चाहिए वो मैं फ्री दूंगा। और मैंने लगभग 2-4 हज़ार आदमी को फ्री में बड बांटे और इसके बाद ही मैं पेपर में दूंगा। जो भी बड निकलेंगे मेरे पास मैं फ्री में दूंगा, ताकि मेरा दिल को शांति ये मिले कि जिस तरह मैं तरक्की कर रहा हूँ सारे आदमी मेरे साथ तरक्की करें और ताकि हमारा भविष्य ठीक बने। भगत सिंह को कई तरह के पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग की ओर से उन्हें बेस्ट फार्मर का अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा 2014 में बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भी वो पुरस्कृत हो चुके हैं। एक बार तो उन्हें हिमाचल के मुख्यमंत्री के हाथों पुरस्कार मिला है। भगत के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। दोनों ही बेटे बागवानी में लगे हैं। बड़ा बेटा बागों की देखभाल करता है, जबकि मार्केटिंग की जिम्मेदारी छोटे बेटे पर है। मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। बेटी सर्विस करती है, बेटे के दोनों मेरे सेब के काम में लगे रहते हैं। बड़े वाला बेटा मेरा सेब का बगीचे का काम देखता है, सारा प्रूनिंग हो गई, ग्राफ्टिंग हो गई और बाकी स्प्रे वगैरह का काम। छोटे वाला मार्केट का काम देखता है, जो हम सेब बेचते हैं उसका काम सारा छोटे वाले के। बुजुर्ग भगत सिंह नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। वो युवा पीढ़ी को लगन और मेहनत की शिक्षा देते हैं और चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो लोग खेती छोड़ चुके हैं वो वापस पुराने व्यवसाय में लौट आएं। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को खेती से जोड़ना भी उनका उद्देश्य है। कृषि वैज्ञानिक उन्हें बहुत सी गोष्ठियों या कार्यक्रमों में बुलाते हैं। उन्हें सुनकर कई किसान प्रेरित होकर खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं।
और आज हमारे पास ये कि एज ए सोर्सफुल फार्मर, हम क्या कि इसको एज ए सोर्स पर फार्मर यूज़ करके कहीं भी हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, इनको हम साथ ले जाते हैं ताकि इससे जो इन्होंने सक्सेस प्राप्त की है और जैसा रेप्लिकेट हो और उन किसानों को भी ताकि उनको जागृति हो कि जब ये ऐसा कर सकते हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने इनकी बड़ी खासियत है कि क्योंकि आज की डेट में लोगों ने इसका बिजनेस बना दिया। सेब की खेती के मामले में भगत सिंह को 50 साल से भी अधिक का अनुभव हो चुका है, लेकिन कुछ बेहतर करने की चाह अभी भी बाकी है। वैज्ञानिकों से उनका संपर्क लगातार बना हुआ है। जब भी कोई समस्या आती है, तुरंत वैज्ञानिकों से हल पूछ लेते हैं। गरीबी और अभाव में जन्मा भगत सिंह आज एक कामयाब बागवान है। तो अभी आपने देखा कि कैसे इस किसान ने सेब की खेती को अपनाया, बहुत सारी बातों का ध्यान रखा और इसके जीवन में किस तरीके से सेब की खेती से मिठास घुल गई। कार्यक्रम की शुरुआत में भी ऐसे ही मीठे फल यानी अंगूर की खेती के बारे में हमने बताया। आशा करते हैं इन सभी बातों को आपने बहुत ध्यान से सुना होगा। इसी के साथ ही आज के खेत खलिहान में फिलहाल इतना ही। नए एपिसोड में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।